डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। Hello friends, welcome to the online platform of TDA, Trishul Defense Academy. We have brought some interesting questions from economics for you, for your CDS exam. Again, we have brought these questions for two reasons. One, expected orientation means our objective is that we have these same topics from where questions have been asked. So again, can be asked. Second, questions को अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन ही आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सारे टर्म्स बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक रूल नहीं होता। डेफिनेशन दे दी, उसका टर्म पूछ लिया, टर्म दे दिया, डेफिनेशन पूछ लिया। स्टैगफ्लेशन मेनली रिसेशन की कंडीशन में होता है, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, इकोनॉमिक सिचुएशन भी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक। और तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है और इन्फ्लेशन भी हाई है। ये सिचुएशन इन्फ्लेशन के डिमांड रूल को फॉलो नहीं करता, डिमांड एंड सप्लाई रूल को। जैसे हमारे यहां इन्फ्लेशन जब इकोनॉमिक बूम पे होता है या इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम पे होता है, तो वहां पे क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है, इस वजह से इन्फ्लेशन हो रहा होता है, ठीक। यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, बूम नहीं है, स्लो है, रिसेशन का टाइम है, एम्प्लॉयमेंट रेट भी ज्यादा नहीं है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, तो फिर इन्फ्लेशन हो कैसे रहा है? ये लैक ऑफ सप्लाई की वजह से हो रहा है, ठीक। डिमांड भी नहीं बढ़ रही है, सप्लाई भी नहीं जा रहा है, ठीक, उस वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इस केस में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ये तीनों ही कंपोनेंट जो है वो स्टैगफ्लेशन का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एफडीआई पॉलिसी। अगेन ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको डेफिनेटली एफडीआई पॉलिसी, एफडीआई के बारे में पढ़ना है, एफडीआईज, एफआईआईज, एफपीआईज पढ़ना है, ठीक है। ये जानते होंगे तभी ये क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। इंडिया में एफडीआई के दो रूट हैं, एक ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक यानी जिसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, एंड दूसरा आपका है कि दूसरा रूट है जिसमें आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, अप्रूवल रूट जिसे बोलते हो आप। ऑटोमेटिक रूट में अप्रूवल नहीं लेना गवर्नमेंट का, बिल्कुल सही बात है ना। डज नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल, बिल्कुल सही बात है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट, अंडर द गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, जो दूसरा रूट है, एप्लीकेशन फॉर एफडीआई प्रपोजल्स आर कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। पहले हमारे यहां एफआईपीबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड होता था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड डीआईआईपीटी के अंदर होता था, वो आपका एफडीआई अप्रूवल करता था। अभी क्योंकि एफआईपीबी हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया है, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अप्रूवल ऑफ एफडीआई इन अ पर्टिकुलर सेक्टर वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक, उनके अंदर अलग अलग सेक्टर्स काम करते हैं। तो किसी भी सेक्टर में जो कि उस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, उसमें अगर एफडीआई आ रहा है तो उसे अप्रूवल देने का काम अब कंसर्न डिपार्टमेंट का हो गया, ठीक। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, आंसर हो गया ए। Again, with reference to qualified foreign investors, again, जब आप FDI कहीं पे पढ़ोगे या स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ोगे, तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं। सीधी बात है, क्वालिफाइड है यानी कि पर्टिकुलर किसी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है यानी कि किसी तरीके का FDI या FPI होगा, ठीक। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? दे इंक्लूड इंडिविजुअल फ्रॉम द कंट्रीज दैट आर मेंबर ऑफ FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF एक OECD की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट काम करती है, ठीक। FATF के मेंबर्स ऑलरेडी, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उसके मेंबर्स हैं, वो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स में आ जाते हैं और वो डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नहीं, दे कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेबी और RBI स्पेशली जो आपकी गवर्नमेंट अप्रूवल रेगुलेटर्स है, RBI मनी मार्केट का, सेबी फाइनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट का,
इन्होंने डिफाइन किया गया है कि ये डिफाइन किया हुआ है कि क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो किन किन आइटम्स में, किन किन फॉरेन एसेट्स में, फाइनेंशियल एसेट्स में, किन किन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आती हैं, ट्रेजरी बिल्स भी आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई इशू करता है, उसमें भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। तो अगेन ऑप्शन ए। अरे यार ठीक है, चलो अगेन फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा। प्लानिंग इन इंडिया का जो चैप्टर है वो आपके इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल आते हैं। तो आप 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर 12 5 ईयर प्लान तक की सारे 5 ईयर प्लान में जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए उन पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान में, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, फर्स्ट 5 ईयर प्लान चोज हैवी इंडस्ट्रीज। अगेन जैसे ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान का बात आया और हैवी इंडस्ट्री की बात आई, वो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे बात करता था, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात करता था, फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात करता था। जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हुआ, मैं पहला स्टेटमेंट काट दूंगा, पहला और डी, ए और डी दो ऑप्शन करेंगे। अगला मेरे पास बचा बी और सी, यानी कि मेरे को दोनों स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज सेटअप एट द एंड ऑफ द प्लान पीरियड। ओके ठीक, मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट सही है गलत है, मैं थर्ड पे जाता हूं। इट वॉज फॉलोड बाय बॉम्बे प्लान। अगेन जैसे ही आपको बॉम्बे प्लान आए, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी आपको याद होगा 1944 में जो इंडियन कैपिटलिस्ट थे, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने ये बॉम्बे प्लान तैयार किया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री का, यानी इंडिया और प्राइवेट इंडस्ट्री का रिलेशन कैसा होगा। ठीक, उसके लिए बॉम्बे प्लान था। ठीक, इसमें भी प्लानिंग की कुछ बात थी। ठीक, तो ये प्लान 1944 में आ चुका है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे ही ये स्टेटमेंट गलत हुआ, ऑप्शन 2 सही हो गया, तो मैं बी आंसर लगा दूंगा। ठीक, अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना आपके टारगेटेड पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक कंपोनेंट था। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन में जो रहते हैं, जहां एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, उनको यहां पे हम 35 किलो खाना पर मंथ उनको अलॉट किया जाएगा। जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में, उसमें भी अंत्योदय अन्न योजना का कंपोनेंट जोड़ा गया और उस टारगेटेड बेनिफिशियरी को, जितने भी अंत्योदय अन्न योजना में चल रहे थे, उनको 35 किलो खाना अलॉट किया गया। अब पढ़ते हैं क्या पूछ रहे हैं। इट टारगेट्स मेनली द सीनियर सिटीजन्स। बिल्कुल गलत बात, मेनली सीनियर सिटीजन्स नहीं, हमने पढ़ा हमने अभी डिस्कस किया कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन को ही कंसीडर किया जा रहा है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, आंसर या तो बी है या डी है। ठीक, पढ़ते हैं। बेनिफिशियरी रिसीव 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ, सही है, बी आंसर हो गया आपका बी। अगेन ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको करंट से जुड़ना पड़ेगा। ये आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपका आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो आया था कोविड के लिए, उसमें भी प्रधानमंत्री आपका ये था गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें भी 5 किलो एडिशनल खाना देने की बात थी। तो वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, अपने आप को वो अपडेट रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन दोबारा आएंगे, आपको अपडेटेड आएंगे और आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पिगोवियन सब्सिडीज। इस चीज को मानता हूं कि ये कंपोनेंट, ये ऐसे क्वेश्चन जब आप आते हैं तो डेफिनेटली आपने सब्सिडीज पता है क्या है, लेकिन अलग अलग सब्सिडीज नहीं पता होती। तो पिगोवियन सब्सिडी किसी करंट अफेयर्स का पार्ट होगा, कहीं पे पूछा गया होगा, कहीं किसी डॉक्यूमेंट में पूछा दिया होगा और वहीं से ही क्वेश्चन उठाया। पिगोवियन सब्सिडीज वो सब्सिडीज होती है जिनको दिया जाए तो कुछ ऐसा काम प्रमोट हो जो कि सोसाइटी पे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। या तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी देते हैं, यानी उनका इफेक्ट पॉजिटिव हो सोसाइटी पे, या फिर वो ऐसे काम करें जिससे जिन कामों की नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी या नेगेटिव इफेक्ट है सोसाइटी पे, उस नेगेटिविटी को कम करते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या सोलर इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट कर रही है, ठीक, सोलर इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करने से क्या होगा, आपके रिन्यूएबल सोर्सेज पे फोकस आएगा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी कोल से जो तैयार हो रही है वो कम रहेगी क्योंकि सोलर से भी बन रही है। ये एग्जाम्पल है पिगोवियन सब्सिडी का, क्योंकि एनवायरमेंट में जो नेगेटिव इफेक्ट होने वाला था कोल की वजह से, वो कम हो गया।
ठीक। तो पिगोवियन सब्सिडीज उन्हीं कामों के लिए दिए जाती हैं जिनका इफेक्ट इकोनॉमी पे या सोसाइटी पे या तो पॉजिटिव हो या फिर किसी निगेटिव इफेक्ट, किसी और एक्टिविटी के निगेटिव इफेक्ट को कम कर रही हो। पहला स्टेटमेंट, सब्सिडीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, नहीं, गलत। सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, नहीं। सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू द एक्टिविटी ऑन द ग्राउंड्स दैट एक्टिविटी जनरेट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। सीधा सीधा टर्म है और सीधा सीधा उसका डेफिनेशन है। आंसर सी इज योर करेक्ट आंसर। सिर्फ आपके एग्जाम में आपको टर्म और उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। सारे क्वेश्चंस आपको मोस्टली उन्हीं चीजों पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर रिलेटेड टू एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। जो पॉवर्टी का चैप्टर है, जब आप वो पढ़ोगे तो उसमें ये साफ साफ नाम आपको, वाईके अलग कमिटी, लकड़वाला कमिटी, सुरेश तेंदुलकर कमिटी, साफ साफ नाम है आपको, ये कमिटीज आपको मिलेंगे, ये कमिटीज के नाम आपको सीधे सीधे मिलेंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा डीप में जाकर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, सीधा सीधा नाम, सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक। नचिकेत मोर कमिटी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए था, जो बहुत लेट आया था, ये 2012 तक की कमिटी है। तेंदुलकर कमिटी तो शायद 2009 की है, ठीक है। तो आपके ये 3 कमिटीज जो हैं, अलग कमिटी, लकड़वाला कमिटी, सुरेश तेंदुलकर कमिटी, ये कमिटीज आपकी पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है। इन्होंने बताया कि इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे होगा, कितना आपका मिनिमम पैसा रखा जाए या मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रखा जाए, जिससे कंसीडर किया जाए कि अगर ये कोई आदमी नहीं कमा पा रहा है इतना पैसा, या इतना कंजम्पशन नहीं कर पा रहा है, इतना कैलोरीज नहीं खा पा रहा है, उसको पुअर डिक्लेयर किया जाए, बीपीएल लाइन जो डिक्लेयर की जाती है, ठीक। तो ये जो 3 कमिटीज हैं, यही आपकी पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है। आंसर कौन सा है? ए, ठीक है। ये मेजर क्वेश्चंस, अगेन स्ट्रैटेजी पे ज्यादा फोकस करिए, क्वेश्चंस पे नहीं। क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको फोकस करना है वो स्ट्रैटेजी, कैसे ऑप्शंस का इस्तेमाल करें, कैसे टर्म्स का इस्तेमाल करें, कैसे उनकी डेफिनेशंस का इस्तेमाल करें। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।